नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल के मेयर और पार्षदों ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के मुख्यमंत्री की शिकायत की है। पीएम आवास योजना का नाम बदलने की शिकायत मेयर आलोक शर्मा ने की। नॉर्थ ब्लॉक स्थित मंत्रालय में शिकायत करने के बाद आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास मिशन किया है। ये शिकायत कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह से की गई है। गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए योजना शुरू की गई थी। भोपाल में 11,000 घर योजना के तहत बनने हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को जो अधिकार पत्र दिए गए हैं उसमें पीएम की फोटो नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की फोटो लगाई गई है। यह गलत है। उन्होंने कहा कि योजना का नाम बदलने के पीछे सिर्फ राजनीति है। केंद्र सरकार योजना में पैसा दे रही है मगर राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही। इस वजह से योजनाओं में काम रुक गया है। कांग्रेस सरकार के मंत्री सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं। योजना का नाम बदलना पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की शिकायत यहां कार्मिक मंत्रालय में भोपाल के मेयर आलोक शर्मा ने की है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास योजना कर रहे हैं। कार्मिक मंत्री का क्या कहना था, क्या कहा, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद आलोक शर्मा। सर, आप अभी अंदर गए, जितेंद्र शर्मा जी से मिले, कार्मिक मुख्यमंत्री की शिकायत की है योजना को लेकर, तो क्या कुछ आश्वासन दिया मंत्री जी ने कि कोई कार्रवाई करेंगे? कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आवास मिशन किया गया है। इसकी शिकायत आज हमने भारत सरकार का जो कार्मिक मंत्रालय है इसके मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी से की है कि मध्य प्रदेश में ये पूरी तरीके से गलत हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर योजना की लॉन्चिंग की थी और उन्होंने कहा था कि देश में जो सेवा बस्ती में जो गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी बस्ती में जो गरीब लोग रहते हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार आना चाहिए, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलना चाहिए। अगर केंद्र की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे शिकायत करने? नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का हमारा पूरा काम माननीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी दे रहे हैं और उनके माध्यम तक हमने माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये शिकायत पहुंचाई है। मुझे पूर्ण उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री तक अगर छोटी छोटी भी शिकायत पहुंचती है तो प्रधानमंत्री आवास से, प्रधानमंत्री कार्यालय से उसका निराकरण होता है। आज मेरे साथ सभी भोपाल के हमारे पार्षद, MIC के सदस्य, महापौर परिषद के सदस्य आए और मुझे लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगा। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। आज पूरे देश में योग दिवस बनता है। योग दिवस पूरी दुनिया में अगर बन रहा है उसका श्रेय अगर किसी। राजगढ़ में अफसर और भाजपाइयों के बीच के विवाद ने अब सियासी रंग ले लिया है। राजगढ़ कलेक्टर और SDM के भाजपाइयों के साथ इस विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी तकरार अब तेज हो गई है। राजगढ़ में बीजेपी ने CAA के समर्थन में प्रदर्शन किया जिसमें अफसरों के साथ विवाद हो गया। इसके बाद सियासी तकरार भी तेज हो गई है। घायल बीजेपी कार्यकर्ता के मुद्दे को लेकर बीजेपी के बड़े नेता राजगढ़ पहुंचे और कलेक्टर निधि निवेदिता और SDM प्रिय वर्मा के गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पहले की घटना को लेकर मंगलवार को भोपाल में सारा दिन सियासी पारा तेज रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे और घटना की निंदा की। केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा कि इसके लिए कलेक्टर और SDM जिम्मेदार हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्यकर्ता हमारे घायल थे उनके पीछे सिर में चोट आई थी और बेहोशी की हालत के बाद भी पुलिस उन पर वार करती रही। ये अमानवीय चेहरा है कमलनाथ जी की सरकार का। मैंने कल भी ट्वीट किया था, आज मैं उसको दोहराता हूँ। यदि ऐसे निरंकुश अधिकारियों पर, जिनको इतनी भी मानवीय और कानूनी समझ नहीं है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मध्य प्रदेश का बड़ा नुकसान होगा। ये कमलनाथ जी को समझना। वहीं राजगढ़ की घटना पर अफसरों की पीठ थपथपाने वाली कांग्रेस ने विवाद के लिए बीजेपी पर हमला बोला है। मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर CAA के नाम पर प्रदेश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। मंत्री का साफ कहना है कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। कौन से कार्यकर्ता के साथ क्या अन्याय हुआ, जरा संदर्भित लिस्ट बना के तो भेजे।
कभी आज तक कोई बात नहीं हुई। बिना परमिशन से आप आयोजन करते हो। आपसे जिला प्रशासन बार बार कहता है कि चूंकि एक बार आपने कर लिया दूसरी बार मत करो। ये जबरदस्ती अराजकता फैलाना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाने का की खुन्नस निकलने जैसा स्वभाव हो गया है। शिवराज सिंह जी, थोड़ा मानसिक रूप से स्थिर रहो, अन्यथा मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार दिया, अभी तो बाहर किया है, धुतकार भी देगी। 144 में भी धरने प्रदर्शन हो सकते हैं, उसकी अनुमति लेना पड़ती है, लेकिन इन्होंने पूरा कानून तोड़ा। और जिस तरह से मैं पूछना चाहता हूँ कि संघ की यही संस्कृति है, यही दुर्व्यवहार है जो महिला प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर थे, छोटी पकड़ के खींचना, कमर में लात मार देना। मैं समझता हूँ कि इससे अभद्र व्यवहार नहीं हो सकता। वहीं महिला अफसरों के खिलाफ बदसलूकी के मामले में कांग्रेस ने भोपाल में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो अब बीजेपी राजगढ़ के विवाद को जन आंदोलन का रूप देकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की जुगाड़ में है। लेकिन तकरार की सियासत में सवाल ये है कि राजगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में लेडी अफसरों का इस घटना से कद बढ़ेगा या फिर बीजेपी के आरोपों पर कोई एक्शन होगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भिलाई से बड़ी खबर, ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस की कार्रवाई। रवि शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मंजू शर्मा का पति है रवि शर्मा। घटना के बाद से फरार था रवि शर्मा से पुलिस कर रही है पूछताछ और इस मामले में बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो ये ट्रिपल मर्डर का पूरा मामला, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रवि शर्मा को हिरासत में लिया है। मंजू शर्मा का पति है रवि शर्मा। घटना के बाद से फरार था रवि शर्मा। अब पुलिस रवि शर्मा से पूछताछ कर रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रवि शर्मा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वारदात के बाद से ही रवि शर्मा फरार था। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि रवि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है। फिलहाल पुलिस रवि शर्मा से पूछताछ कर रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूछताछ में रवि शर्मा कई खुलासे कर सकता है। पुलिस ने हिरासत में लिया है रवि शर्मा को और इसकी तलाश जारी थी। घटना के बाद से ही रवि शर्मा फरार था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ट्रिपल मर्डर का पूरा केस है ये और इसमें अब पुलिस को ये एक अहम जो आरोपी कह सकते हैं इसको हिरासत में लिया है, क्योंकि ये घटना के बाद से ही फरार था। मंजू शर्मा का पति रवि शर्मा और घटना के बाद से फरार था। रवि शर्मा को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस पूरे मामले की पूछताछ रवि शर्मा से कर रही है। रीवा में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सरकारी किताबों की धांधली करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। टीम ने एक निजी आवास पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में क्लास 8th की सरकारी किताबें बरामद की हैं, जो निजी पुस्तक डिपो में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे अब पूछताछ की जा रही है। हमारे थाना चौराटा की टीम भी उसके बाद पहुंच गई और हम लोग ये किताबों को जो है जब्ती कर रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया क्या क्या कमी सामने आई है? प्रथम दृष्टया ये है कि ये किताबें जो है निःशुल्क वितरण के लिए हैं और इनके लिए अलग से गोदाम बना हुआ है रीवा में और इन्हें गोदाम में ही रखा जाना चाहिए। गोदाम से सीधे स्कूलों को ही सप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ लाए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये किताबें निश्चित रूप से जो है शासकीय संपत्ति के गबन का मामला है और इसमें हम प्राथमिक जांच के बाद धारा 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध करेंगे। ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमको निर्देश दिया था कि कलेक्टर साहब का फ़ोन आया है तो वहाँ पे कुछ किताबें पकड़ी गई है यहाँ आपके करैया में सच्चा नगर में। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा देख लीजिए, तो मैं भी आया तो फिर डीओ साहब भी आ चुके थे और पुलिस वाले सब CSP सर आए। तो अब इसकी जाँच चल रही है कि ये यहाँ किताबें आई कैसे।
राजधानी भोपाल में पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने उज्बेकिस्तान की 3 और नेपाल की 1 लड़की को पकड़ा है। साथ ही एक बैंक मैनेजर और एक युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस सेक्स रैकेट में लोगों को 20-30 हजार में लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थी। तो सोशल मीडिया के जरिए यह सेक्स रैकेट चलाया जाता था और 20-30 हजार में लोगों को लड़कियां उपलब्ध करवाई जाती थी। उज्बेकिस्तान की 2 लड़कियां और उज्बेकिस्तान की 3 लड़कियां, माफ कीजिएगा, और नेपाल की 1 लड़की को पुलिस ने पकड़ा है। एक बैंक मैनेजर, इसके अलावा एक और युवक है जो पुलिस की गिरफ्त में है। सोशल मीडिया के जरिए इस रैकेट को चलाया जा रहा था। एयरपोर्ट रोड स्थित इंद्र विहार कॉलोनी में एक सेक्स रैकेट चल रहा है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्टाफ के द्वारा रेड की गई तो वहां पर 4 लड़कियां, 1 दलाल और 1 ग्राहक मिला है। इंद्र विहार स्थित 106 नंबर के मकान में हरदुर्ग लाखों के मोबाइल चोरी होने का खुलासा हुआ। 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 जनवरी को उतई में ये चोरी हुई थी। निधि मोबाइल शॉप में की थी चोरी। 1,75,000 के मोबाइल इनसे बरामद किए गए हैं। तो 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें, 1 जनवरी की रात उतई में चोरी की वारदात हुई थी और पुलिस ने इन चोरों को अपनी गिरफ्त में लिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किन्नर, ये शब्द जहन में आते ही ख्यालों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हो जाता है। दुआओं से लेकर 2 गुटों में झड़प तक की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज भी सच्ची सेवा और इंसानियत जिन लोगों में जिंदा है, उनमें से एक हैं किन्नर। तरह का हर एक क्षण ऐसी भीषण दुर्घटना है कि उनकी गालियों और तालियों से भी उड़ते हैं खून के छींटे। और ये जो गाते बजाते उधम मचाते हर चौक चौराहे पर उठा देते हैं वे अपने कपड़े ऊपर। दरअसल वो उनकी अभद्रता नहीं, उस ईश्वर से प्रतिशोध लेने का उनका अपना एक तरीका है, जिसने उन्हें बनाया है या फिर नहीं बनाया। की कविता की आखिरी पंक्तियां हैं ये, जो किन्नरों को शब्दों के खाके में समेटने की कोशिश करती हैं। सवालों की सोच से लेकर सर्वोच्च अदालत तक में है किन्नरों के मसले। सालों से लिखा जा रहा है, सालों लिखा जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है चंद शब्दों में किन्नर नाम की इस संवेदना को समेट पाना। खुशियों में बुलाए या बिन बुलाए ही शामिल हो जाते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है तालियों के साथ मिल जाएं दुआएं। ख्वाहिश होती है कि अजीब तरीके से की गई प्रार्थना से अपनी झोली भर जाए। जिनके खुद की झोली खाली रहती है हमेशा, बचपन से ही उनकी झोली में आती है नफरत, माँ बाप की, परिवार की, समाज की, और इसी दुत्कार से उपजी दुआ की ख्वाहिश लेकिन सबको होती है। दुआएं देना, इनाम लेना, ये किन्नर की जिंदगी का मुट्ठी भर सच होता है। उसकी पूरी जिंदगी खंगालेंगे तो मन में उठे सवालों शायद सालों तक सालते रहेंगे, जिन्हें समाज से हमेशा उपहास, उपेक्षा, उलाहना मिलती है। वो बिना उम्मीद बांट रहे हैं रोशनी, शिक्षा। ऐसी ही कांकेर की किन्नर मनीषा से मिलवाएंगे आपको। ब्यूरो रिपोर्ट। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कांकेर लिए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं मनीषा से, जिनके तजुर्बे ने उन्हें मनीषी बना दिया है। समाज सेवा का दम भरने वालों के बीच मनीषा बहुत खामोशी से काम कर रही हैं। ढेर सारे बच्चों की परवरिश के साथ साथ भी जरूरतमंद हो, मनीषा के पास से कोई भी नाउम्मीद नहीं लौटता है। मेरे छोटा उम्र में मेरे माँ मेरे फेंक दिया, मेरे पिताजी मेरे फेंक के चला गया। मैं किन्नर है इसलिए। तो आप मैं एक दिन बड़ होके बता रही हूँ, जो जितना बच्चा अनाथ बच्चा होगा मैं उसको गोद लूँगी और उसको मैं माँ मानूंगी। क्या किन्नर बन गया, खुद क्या पाप किया इसलिए हुआ है, ऐसा ऐसा बात करके कोई भगाव देता है। अभी कोई कोई प्यार करता है, अगर कोई प्यार से बुला के लेता है। तकलीफ ने तपाकर तपस्वी बना डाला, दुत्कार ने दुआएं देने वाला बना दिया।
सुलगते सवालों ने साधक बना दिया। तकदीर में तकलीफें लिखी थीं, तकलीफों ने ही ताली वाले को काबिले तारीफ बना दिया। मुसीबतों के पहाड़ ने मनीषा को मनीषी बना दिया। समाज ने इतने फिक्रे कसे कि मनीषा ने खुद की फिक्र छोड़ दी और उनके लिए फरिश्ता हो गईं, जिन्हें अपनों ने ही छोड़ दिया। जिस समाज ने मनीषा को ठुकरा दिया था, उसी समाज के बच्चों के लिए न सिर्फ रोटी कपड़ा मकान दिया, बल्कि ज्ञान का उजाला भी दिया। बच्चे ही क्या, मनीषा अम्मा का आंचल हर जरूरतमंद को मिला। मेरे 10 बच्चे हैं, 2 लड़की को मैं शादी करा दिया, एक 52 में शादी करा दिया, एक बेंगलोर में शादी करा दिया। तो अब मेरे यार 2 बच्चा बाहर है, एक सिंगापुर पढ़ा है। मैं बहुत कोशिश करके मैं खून बेच के ऊपर आया। क्यों? मेरे टाइम जब ये देश में आया हूँ मैं, तब मेरे कोई नहीं प्यार किया, मेरे कोई नहीं जानता, तब मैं पैसा कहाँ मिलूंगी? तब मैं खून बेच के उसको पढ़ाया। कोई ट्यूशन नहीं कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, पैसा लगेगा ज़्यादा, मैं कहाँ से दूँ? मैं किसी का माँ नहीं रहता है, किसी का माँ फेंक के चला जाता है, किसी माँ उसको मार देने का बात करता है, मार दिया है, ऐसा बच्चा मैं लेती हूँ। आफत अक्सर अच्छाई के रास्ते पर इम्तिहान लेती है। ऐसी कई परीक्षाएं किन्नर मनीषा ने दी हैं। उनका मिशन बहुत बड़ा है और उम्मीद बहुत छोटी। चिंता उनकी भी जिन्हें परिवार ने दुत्कार दिया है। हमारा पास कुछ भी नहीं है, हमारा पास कुछ भी नहीं है। मैं कोई बादक बेचती हूँ, कोई मुर्गा बेचती हूँ, कोई गैया का दूध बेचती हूँ। ऐसा करके करके गैया, मेरे पूरा गैया कोई दारू पीने वाला बहुत जला दिया। मेरे सरकार से कोई नहीं कुछ भी किया। मैं बहुत कोशिश करके आभार किसी से मांग के लिया हूँ। कभी ज़्यादा पैसा लगता था, कोई गैया बेच देती हूँ, कोई मुर्गा बेच देती हूँ। ऐसा करके कभी नहीं भगाती। मैं भूख के मर जाऊँ तो उसको दुख नहीं देती हूँ। तो मेरे सरकार से यही मांग है मेरे कोई ऐसा भवन दे, भाई ऐसा कोई यतीम खाना दे। मैं ऐसा औरत को रखती हूँ, मेरे कभी माँ नहीं हुआ, मैं कभी माँ का प्यार नहीं मिला। मैं ऐसा चाहती हूँ सरकार से, मैं सबको माँ होंगी और मैं माँ का प्यार ढूंढती हूँ। मनीषा अम्मा को रोजाना दूसरों का पेट भरने के लिए मरते हुए देखने वाले बच्चों की आंखें भर आती हैं। वही बच्चे जिन्होंने किन्नर मनीषा को मनीषा अम्मा बना दिया है। कैसा फील कर रहे हो आप यहाँ पर? मेरे को बेटर फील हो रहा है, अच्छा फील होता है। जब मेरी मम्मी नहीं थी, मेरे को छोड़ के चले गए थे, तो मेरी मनीषा मम्मी मेरे को लेके आई थी। मम्मी के लिए घर मांगूंगी पहले, क्योंकि यहाँ घर नहीं होता है तो मम्मी को बहुत तकलीफ होता है। रोती है कि बच्चे लोग नहीं रहते हैं, कैसे करके रहते हैं, अच्छे से नहीं रहते हैं। तो इसलिए मम्मी बहुत रोती है कि मेरे को घर मिल जाए तो मैं अपने बच्चे लोग को अच्छे से रखूँगी। रात को रोती है तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। और ये खास रिपोर्ट इसलिए ताकि वो बदकिस्मत जो आपको आपकी किस्मत देते हैं दुआओं के माध्यम से, उनकी किस्मत को संवारना भी हम ही लोगों की जिम्मेदारी है, आसपास के लोगों की ही जिम्मेदारी है। दुत्कारे नहीं, प्यार करे। यकीन मानिए जो दुआएं मिलेंगी वो ज़रूर सफल होंगी और आपका जीवन और भी ज़्यादा संवर जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।